अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक शो। अहम मामला इकॉनमी और इकॉनमी से भी बड़ा मामला गेम चेंजर मंसूबा सी पैक। कोई पिछली गवर्नमेंट के दौर में सी पैक थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार हुआ, जिसकी वजह से कई अरब डॉलर्स के मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हुए। 10 साल मुकम्मल हुए पिछले साल सी पैक को, और 10 साल मुकम्मल होने पर हमने क्या खोया और किस तरह से हमें इस पर काम करना चाहिए था, शायद थोड़ा सा पीछे चले गए कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उसके फुकदान की वजह से। और फिर जो हमारे एक हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें, जिससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है, ख़ासतौर पे गवादर पोर्ट के एक्टिव होने से किस हद तक फ़ायदा उठा पाए, किस हद तक नहीं उठा पाए। 25 अरब डॉलर के मंसूबे मुकम्मल हुए। 60-70 अरब डॉलर का ये कुल मंसूबा है। वन बेल्ट वन रोड का सबसे अहम इनिशिएटिव, या मैं कहूँ फ्लैगशिप मंसूबा सी पैक है। यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, फिर पाकिस्तान के जो तमाम सी पैक के ही ज़िम्मे में आने वाले स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, उसकी सूरत हाल, पाकिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट, लोन्स, इक्विटीज़, इन सारी चीज़ों पर फिर किस तरह से सी पैक के मराहल को मुकम्मल करता हुआ पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान भी ग्रो करेगा, मंसूबा भी ग्रो करेगा, और आम आदमी यानी वो इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्ट करेगा इस मंसूबे में, वो भी ग्रो करेगा। सबसे अहम मंसूबा है, और इसको जाहिर है कि हम गेम चेंजर इसीलिए कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है उसको दवाम मिलेगा, उसको फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर 50-60 अरब डॉलर तक ले जा सकता है, जो कि हम कभी 26 अरब डॉलर, कभी 30 अरब डॉलर के अंदर अंदर हम अपनी एक्सपोर्ट्स देखते हैं। हमारा इन्हिसार इकॉनमी की बुनियाद पर अगर देखें तो इम्पोर्ट पर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो बैलेंस सिचुएशन हमें नहीं दिखती, उसको कम करने के लिए सी पैक हकीकी मानों में गेम चेंजर मंसूबा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल जोन्स हों, और बिजली के मंसूबे हों, और एक से दूसरे मुल्क के साथ कनेक्टिविटी का मामला हो, इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे और ज़रा देखेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, और सी पैक का हमारा हिस्सा जो मंसूबे का है वो आज कहाँ खड़ा है, और कितने बेहतर तरीके से हम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। एक टाइम पे कुछ चाइना गवर्नमेंट खुश नहीं थी, लेकिन अब वो बिल्कुल मुतमईन भी है, और मामलात लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, कुछ काम चल रहा है। काम किस रफ्तार से होना चाहिए था, पिछली गवर्नमेंट में किस रफ्तार से नहीं हो पाया, और क्यों नहीं हो पाया, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के CEO रहे खैबर पख्तूनख्वा के, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट हेड किया उन्होंने सी पैक के हवाले से। तो बड़ी अहम चीज़ें और बड़ी की पॉइंट्स पर आज बात होगी उनके साथ। सी पैक को बड़ी गहरे तरीके से जानते हैं, बड़ी डीपली एनालिसिस भी करेंगे, और हम वजूहत भी जानेंगे कि जब सुस्त रवि का शिकार हुआ तो क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और इसके तेज़ी से मराहल मुकम्मल होने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा, आम आदमी जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं, और वो बिजनेसमैन जो सी पैक मंसूबों से जुड़ा, यहाँ इसको सिर्फ एक रियल इस्टेट के तौर पे ना देखें बल्कि एक इंडस्ट्रियल जोन के तौर पे देखें, तो उसको क्या फ़ायदा होने जा रहा है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब पहले तो ज़रा सी पैक, पहले तो 50 अरब डॉलर का मंसूबा, फिर बढ़ते हुए 60-70 अरब डॉलर पर चला गया, और जाहिर है कि इसकी वैल्यू बढ़ने का वजह भी यही है कि वन बेल्ट वन रोड है और बहुत लंबा मंसूबा है, कई ममालिक को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ा गेम चेंजर मंसूबा है। कैसे देख रहे हैं, इनिशियल से अब तक 10 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं पिछले साल इसको, तो कैसा रहा इन 10 सालों में पूरे जी। जी मैं ये सर। कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत सारे एस्पेक्ट की वजह से बहुत अच्छा भी रहा, यूजफुल भी रहा। और आई थिंक हमारे बहुत सारे जो चैलेंजेस और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हाईलाइट करता रहा। अच्छा इस लिहाज से रहा कि हम गवादर को फोकस में ला सके, गवादर के अंदर डेवलपमेंट हो सकी। गवादर एयरपोर्ट अब जो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, अगले कुछ महीनों में उसका इफ्तिताह हो रहा है। गवादर पोर्ट के अंदर एक्टिविटी बढ़ गई। इसके अलावा हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो कि नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी है मोटरवे की, मुल्तान टू सक्खर, या नॉर्थ नॉर्थ जो कनेक्टिविटी हवेलियाँ थाकोट और रायकोट के लिए, वो इम्प्रूव हुई। ऑप्टिकल फाइबर ले हुआ चाइनीज बॉर्डर से लेके रावलपिंडी तक। इसके अलावा हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ जो एम्फोसिस था, बातें तो हम बड़े अरसे से कर रहे थे, लेकिन इन ट्रू सेंस एम्फोसिस हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आया। और रशाकई के अंदर, दाबे जी के अंदर, पंजाब में फैसलाबाद के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर डेवलपमेंट को फोकस किया गया। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मजीद बढ़े वो ये थे कि हमारे एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर अबाउट 6,000 मेगावाट की एनर्जी आई, उसके वजह से हमारी जो
जो जीडीपी की ग्रोथ रुकी हुई थी, जिसमें एनर्जी के ना होने एक मेजर फैक्टर था, वो आया और अब हम ट्रांसमिशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसने ये भी साबित किया कि अगर पाकिस्तान के अंदर टॉप डाउन अप्रोच हो, सिनर्जी हो, तमाम स्टेक होल्डर आपस में यूनाइटेड हो किसी चीज़ में, जिस तरह हम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में हुए थे, तो और सीपेक के अंदर भी, तो हम ये बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, जिस तरह हम तकरीबन 28 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ला सके कुछ ही अरसे में, मेरे ख्याल में 6 साल में, क्योंकि शुरू के टाइम में हम इसको समझ रहे थे, हम अपनी पॉलिसी आर्टिकुलेशन कर रहे थे। और इसी के साथ साथ इसने ये भी एक्सपोज किया कि हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके क्या चैलेंजेस हैं, जब इन्वेस्टर आता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम और क्या क्या मसाइल आते हैं, और उसी के नतीजे में फिर पाकिस्तान में फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम होना शुरू हुआ, जिसमें अभी मजीद बहुत काम होना है। तो जहाँ इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए लगे, इसके साथ साथ बहुत सारे मजीद प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एस्पेक्ट को इम्प्रूव करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसको अगर 3 फेज में डिवाइड कर लें, एक लोन का फेज, एक इक्विटी का फेज और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंड्स के मामलात का फेज। पहले ज़रा लोन्स पर बात करें। हम लोन्स ले रहे हैं, इतना शानदार, इतना वायबल सेक्टर है ये सीपैक। हम जब इस पे इन्वेस्टमेंट मुकम्मल होता देखें या इस पे एक डेवलपमेंट पूरी होती देखें, तो ये लोन्स हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं रहेंगे। देखिए जी, हमने लोन जो है सीपेक के अंदर वो इतने नहीं लिए जितना बावला मचाया जाता है। सीपेक के अंदर हमारे जो लोन्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हैं, जो रोड और ऑरेंज लाइन के लिहाज से हैं, और वो तकरीबन 5 से 6 बिलियन US डॉलर के हैं। और ये किसी भी गवर्नमेंट की जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी होती है, डेट टू जीडीपी रेशो होता है, उसके लिहाज से ये बहुत ही सस्टेनेबल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो थे वो लॉन्ग टर्म भी थे और हमारे जो रूरल अर्बन सिनर्जी और रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके नतीजे में हमारा ट्रेड और एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है। इसके अलावा जो बाकी लोन है वो प्राइवेट सेक्टर लोन है, और वो प्राइवेट सेक्टर के लोन्स जो हैं वो एनर्जी के सेक्टर में, और उसका प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक है। तो गवर्नमेंट के लिहाज से ये 6 बिलियन का लोन थे, और इसका इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना प्रॉब्ली हम रिज्यूम करते हैं। इसका मतलब ये हाँ, हुआ मेरे डॉक्टर ये साहब, अगर भी मैं आपसे पूछूं कि इस पर वावेला बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका लोन इतने नहीं है, और जो हैं वो कोई इतनी रेशो में नहीं है और बहुत इजी टू रिटर्न भी हैं। जी, यही मैंने कहा। और इस लिहाज से हमें ये भी सोचना चाहिए कि लोन्स, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और आज आपके प्रोग्राम से दोबारा कहता हूँ, लोन या आप जब मल्टीलैटरल्स के साथ, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, इनके साथ जब आप अपनी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा पे काम करते हैं, चाहे वो एनर्जी का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे चाहे वो ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस तरह भी इन्वायरमेंट की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको सही पर्पस के लिए लें, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लें, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। आपके पास क्लियरली रेगुलेशंस हैं, आपके पास लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं, जिसके मुताबिक आपने अपनी डेट सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना होता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप उससे ज़्यादा करते हैं। तो जहाँ तक सीपेक का सवाल है, तो आपने बिल्कुल उसको रिस्पॉन्सिबली इस पे फॉलो किया गया, और इसी लिहाज से आपके जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली डिलीवर भी हुए, और उसका उस तरह चैलेंज नहीं है, और ज़बरदस्त इसलिए सर। हम इक्विटी अब के फ्यूचर मामलात में उसको सीपेक कैसे के बारे देखें में बात करें। डॉक्टर साहब, इक्विटी जी, के मामलात? आई थिंक इक्विटी का तो बिल्कुल उस लिहाज से, जो चूंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, उसमें इशू नहीं था। जो आपके एनर्जी के प्रोजेक्ट थे उसमें क्लियरली डेट टू इक्विटी आपका रेशो था, और उसके मुताबिक इक्विटी डाली गई। उसके अंदर पाकिस्तानियों की भी इक्विटी थी, जो और चाइनीज जो पार्टनर थे प्राइवेट सेक्टर के और पब्लिक सेक्टर के, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, वो आए और उन्होंने अपनी इक्विटी भी डाली। और इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज इन्वेस्टर हैं, वो जो बड़े स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो तो आ गए हैं। और अगला आपका चूंकि क्वेश्चन नेक्स्ट फेज का होगा, तो प्रॉब्ली इस लिहाज से हमारे लिए एक बहुत अच्छा मॉडल सेटअप हो गया है, जो कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप के थ्रू हुआ है। और आगे जब आपके पास बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन होगा, तो उसके लिए आपके पास क्लियर एक मेथड लेड डाउन है। अच्छा सर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसके डीलिंग हमने देखा अब कुछ बेहतरी की तरफ दोबारा रवा दवा है। पिछले टाइम पर हमने देखा पिछली गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया या सुस्त कर दिया। क्या नुकसान हुआ इससे, और डिले होने से टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका नुकसान, जो गवर्नमेंट लेवल है वो नुकसान, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से मुकम्मल होना था वो नुकसान,
इकोनॉमिक जोन्स का एक जगह ठहर जाना, उसका नुकसान, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, जिस टाइम का आप बात करें उसके अंदर कुछ और भी चैलेंजेस आए थे। जिस तरह कोविड का एक चैलेंज था जिसकी वजह से मोबिलिटी को का इम्पैक्ट था, लोग उस तरह मूव नहीं कर सके थे। और मैंने जो पहले बात की कि जब आप इस तरह के नेशनल लेवल के और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा पे जाते हैं तो आपके यहाँ पॉलिटिकल हार्मनी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल एक टोटल सिनर्जी के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल हो या तमाम स्टेक होल्डर हो, जिस तरह भी SIFC का एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया, तो उस आपने टोटल इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना होता है। और जब आप उसके अंदर अपनी सिनर्जी नहीं लाते और आप पॉकेट्स के अंदर अपने एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं फॉर वेरियस एजेंडास, तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को नुकसान होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल हमारे एट नेशनल लेवल इसमें सिनर्जी थी, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो और फेडरल गवर्नमेंट हो। सिर्फ चैलेंज ये था कि जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो, और ये हमारा पॉलिटिकल डायलेमा रहा है, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से इंसुलेट कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। कि जब भी नई कोई गवर्नमेंट आती है तो वो आके पिछले के क्वेश्चंस करती है, और अगर पहली दफ़ा आए तो वो चूंकि नेचुरली उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता तो वो समझने में काफ़ी टाइम गुजार देते हैं, और ये टाइम बड़ा वाइटल होता है। तो मेरे ख्याल में हमें कुछ एजेंडा में, और आपके पास प्लेटफॉर्म है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है आपके पास, ये पार्लियामेंटेरियंस को आपस में कुछ एरियाज में बिल्कुल हार्मनी और एसेंशियल सिनर्जी के साथ आगे जाना चाहिए। और इसके बगैर आपके पास चारा नहीं है। जिस तरह के चैलेंजेस ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी आपके पास हैं, जिस तरह इन्फ्लेशन है, जिस तरह इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, अभी भी IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो कह रहा है कि 2024 जो है उसमें को खातिर खा मजीद इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी ग्लोबली। और अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह पॉलिटिकल या जियो पोलिटिकल सिनेरियोज डेवलप हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो आप कोई एक पार्टी अकेले नहीं कर सकेगी, और इसको सिनर्जी करना होगा। और हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट्स को डेवलपमेंट को अपने एजेंडाज में, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, अपने एजेंडा में प्राइमरी फोकस देना पड़ेगा और हार्मनी क्रिएट करनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर आम मामला है उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, जब ये मामला शुरू हुआ तो तब एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान में हम बैन अवी इन्वेस्टमेंट कहें या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहें, FDI जिसको कहते हैं, वो ना होने के बराबर हो रही थी। एक मुश्किल दौर था। CPEC आया, चाइना आगे बढ़ा, पाकिस्तान आगे बढ़ा, तो हमारे लिए अचानक से इन्वेस्टमेंट भी आई, एक सांस आया मैशत में। तब से अब तक इसके 10 साल मुकम्मल होने तक जो 50 से ऊपर मंसूबे $25 अरब के पूरे हुए, किस तरह से देखा आपने इन 10 सालों में, इस लिहाज से कि जब एक इन्वेस्टमेंट का दौर रुका तो हमारे लिए बहुत परेशानी थी, इन्वेस्टमेंट में एक सांस की सूरत में ये मंसूबा आया? देखिए, पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट के चैलेंजेस हैं, और ये तो आप थैंक्स टू मीडिया, अब हर आदमी को, हर बच्चे को पता है कि हमारे क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, और कुछ केसेस में तो हमें पता है कि उसकी वजूहात क्या है। और हम फ्रॉम एन इम्पोर्ट लेड इंडस्ट्री, हमें डेफिनेटली एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। अगर आपने ये अपने करंट अकाउंट डेफिसिट या डॉलर रिलेटेड या फॉरेन करेंसी रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं उनको एड्रेस करना है। और इस लिहाज से आपकी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन CPEC के अंडर आए, आई 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 विश कि मैं बहुत खुशी से कह सकता कि हम बहुत अच्छी तेज़ी से हमने डेवलप किए। लेकिन मेरा ख्याल है रशा का ही एक ऐसा है, या शायद फैसलाबाद कदरे जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और सिंध जिसके पास मोस्ट पोटेंशियल था धाबे जी में, वो उस तरह नहीं हो सका। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चारा अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से निकलने का यही है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें। अच्छा, एक तो ये इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, और जो दूसरा ये कि अभी चूंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएटेड, तो उस लिहाज से हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या स्किल सेट के साथ वोकेशन सेंटर से निकलते हैं, उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। और उसका वाहिद जरिया जो है वो इंडस्ट्री हो सकती है, या नेचुरली एग्रीकल्चर है। लेकिन अब चूंकि अर्बनाइजेशन आ रही है और आपकी रूरल अर्बन रोड कनेक्टिविटी हो चुकी है काफ़ी हद तक, और अभी आगे बढ़ रही है, और उसमें CPEC का भी हाथ, तो आपने उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने, और जॉब्स क्रिएट सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन में होंगे। और अब आप पूरे पाकिस्तान के अंदर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं ला सकते ना। तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो पॉकेट्स हैं जिसके अंदर आप तमाम इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें, इनेबलिंग इन्वायरमेंट, यूटिलिटीज दे दें, तो वहाँ आप आराम से
बहुत तेजी से और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे दें, आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और ये इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री भी डेवलप कर सकें, साथ साथ जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, जिस तरह आप मार्बल के केस में बहुत हम्म। ज़्यादा वेस्ट करके रॉ मटेरियल बेचते हैं, इसी तरह बहुत सारे और भी मिनरल्स हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको आप वैल्यू एडिशन नहीं करते, तो आप वैल्यू एडिशन के लिए अपने पास इंडस्ट्री लगाएं, उनको एक्सपोर्ट करें। तो सोल्यूशन हमारे पास हैं, और मैं पिछले 40-50 साल से हम यही सुन रहे हैं कि हम डिबेट सुन रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री, लेकिन अभी तक हमारे से इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बनी नहीं है। तो इसलिए आज से जब कोई इन्वेस्टर आता है वो आपसे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बारे में पूछता है, और इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल हार्मनी, और इस वक्त नेचुरली हम सब चार्ज अप हैं, हम जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, तो हमें सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहिए, जो भी आने वाली इनकम्बेंट गवर्नमेंट होगी, कि आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बनाएं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाएंगे तो उसके अंदर एसईजीज को प्रायोरिटी दें, कंपेटिटिवनेस को प्रायोरिटी दें। फिर आप ये डिसाइड करें, और नेचुरली आपने इन्वायरमेंट ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ भी जाना है, क्योंकि अभी ग्लोबली इन चीज़ों का इम्पैक्ट है। जिस तरह एक हम्म। ज़माने में चाइल्ड लेबर का था, अब इन्वायरमेंट की तरफ चैलेंजेस आएंगे, और मुल्क चाहेंगे कि जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं कि वो आप अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रीन और सस्टेनेबल रखें। तो इस लिहाज से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर और साहब, मेरा ख्याल है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री के हवाले से सी पैक पे कितना ख्याल रखा गया है, और जितने इकोनॉमिक जोन्स हैं उसकी फैसिलिटेशन में इसका कितना ख्याल रखा गया है? देखिए, सबसे पहले तो हमने सीखना है ना कि हमने क्या करना है, और इसके लिए हमारे पास मॉडल है चाइना का। चाइना ने जिस तरह ग्रेजुअली 30 साल में अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव करते हुए अब ग्रीनिंग की तरफ जा रहे हैं, और उनके नए जो इंडस्ट्रियल जोन्स आ रहे हैं, नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन या आईटी जोन्स आ रहे हैं, उनके अंदर वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वायरमेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। गंदी इंडस्ट्री किसको अच्छी लगती है, और इसीलिए जब आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट बनाया 2013 में, उसको इम्प्रूव किया था, उसके अंदर क्लियरली लिखा था कि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं आएगी जो 10 साल से पुरानी होगी। और इसीलिए जो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए था 2016 के बाद, जब आपने डिसाइड किया कि आप 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। और अगर ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री को नहीं डेवलप किया, तो फिर आपके पास यकीनन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे इन टाइम्स टू कम। हम्म। और आपके पास चाइना का मॉडल अवेलेबल है, चाइना की टेक्नोलॉजी सस्ती है, नेचुरली आप और सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ आप देख रहे हैं कि तमाम ममालिक, चाहे वो आसियान के हों, चाहे वो इवन इंडिया भी, वो चाइनीज इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी को लेके उसके साथ अपनी इंडस्ट्री को सस्ता कर रहा है, ताकि वो वाइबल रहें इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो इसलिए ऐसे हमारे पास नेचुरली चैलेंज है, लेकिन ओवरऑल आपने सोसाइटी का कल्चर भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, सिर्फ बातें तो नहीं कर सकते ना कि तो चंद थिंक टैंक्स और गवर्नमेंट ये बातें करती रहे। आपने बिल्कुल ठीक। ओवरऑल, लेकिन आपके तो इस दीन आपको कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। सही और बात है। सफाई क्या होती है? इन्वायरमेंट क्या, किस चीज का नाम है? इन्वायरमेंट सफाई का नाम है, अपने रिसोर्सेज को उतना यूज करने का नाम है जितना आपकी इस्तात रखती है, और आपका अच्छा रिलीजन भी आपको ये कहता डॉक्टर साहब, अगर हम एक चीज़, ब्लू इकोनॉमी और सी पैक का जो रोड और बेल्ट मंसूबा है, इसको एक साथ देखें या अलग अलग? है। देखिए, ब्लू इकोनॉमी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत माइक्रो इकोनॉमिक सेंस में भी और माइक्रो इकोनॉमिक सेंस में। आपके पास 1100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और अगर आपने कोस्ट लाइन को डेवलप करना है तो और आपने अगर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है उन एरियाज को जो कि रेड जोन है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, क्योंकि आप देखें कि आपकी कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द जितने भी एरिया, और बलूचिस्तान से आप नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर, तो वहाँ पे पॉवर्टी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपने वहाँ पर डेवलपमेंट लानी है, और अल्लाह ने आपको इतने खूबसूरत रिसोर्सेज दिए हैं, तो आप इमीडिएटली ब्लू इकोनॉमी को शुरू कर सकते हैं थ्रू कोस्टल टूरिज्म। और आप ये बहुत सस्ता और लॉन्ग टर्म हो सकता है, और आप क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहाँ पर एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाएं ताकि वहाँ पर टूरिस्ट आ सकें, और आप इसको शुरू कर सकते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म के जरिए। सेकंड फेज में आप एनर्जी की सोर्सेज जो जो हवा से या पानी से, मैं सी वाटर की, इवन टाइडल वेव से जो
वाटर के एनर्जी के सोर्सेज बनते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और मैं हमेशा तकरीबन पिछले 2-3 साल से इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ कि जहाँ आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, तो आप एक कोस्ट लाइन के अंदर मैरीटाइम या ब्लू इकोनॉमी लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं। उसको तकरीबन आप 5 से 10 हज़ार एकड़ का एक बना दें, और वहाँ पर जितनी भी मैरीटाइम सेक्टर की इंडस्ट्री है और उससे रिलेटेड जो भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, उसको वहाँ पे मूव कर दें। इससे इन्वायरमेंट भी बेहतर होगी, आपकी इंडस्ट्री को, और उसको किसी पोर्ट के साथ लिंक कर दें, चाहे वो गवादर हो, उरमारा हो, या कोस्ट लाइन के अंदर कोई भी कोस्टल टाउन हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, और अगर आप सीपैक का लॉन्ग टर्म प्लान दें तो उसके अंदर काफ़ी हद तक ये चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, और ये भी हाईलाइट किया गया, और चाइनीज़ ने कई दफ़ा इस चीज़ को हाईलाइट किया कि आपके पास इतनी अच्छी कोस्ट लाइन है, स्टेबल है, टेरेन बहुत स्टेबल है। आप फिर भी अगर डेवलप नहीं करेंगे तो इसमें किसी और का कसूर नहीं होगा, हमारा ही होगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का गेम चेंजर मंसूबा सीपैक कहाँ पर पहुँचा, कैसे पहुँचा, 10 साल मुकम्मल होने के बाद हमने क्या कुछ पाया उससे, और कितने मंसूबे मुकम्मल हुए, 50 के करीब, 25 अरब डॉलर से ज़ायद के मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, 60-70 अरब डॉलर की हैसियत है, अब इसका वॉल्यूम है इस मंसूबे का। हम कोस्टल लाइन पे आज बात कर चुके हैं, इसी के थ्रू हमने वन बेल्ट वन रोड रीजनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए कितना हार्म होगा, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर जो फैसिलिटी है उससे क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, पाकिस्तान के अंदर से जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल कर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के कितने मौके हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जिसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जब वो कम हुई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो चाइना आगे बढ़ा, और फिर हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी एक बूम देखा सीपैक की सूरत में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर आम मामला है उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक जी। और पहले तो हमने बात कर ली पाकिस्तान, सीपैक और इन तमाम चीज़ों पर, लेकिन एक अहम मसला जिसकी जानिब मेरा ख्याल है बहुत तेज़ी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस नॉर्दर्न पाकिस्तान के एरियाज़ के, और वो जिन्होंने शेयर किए वो भी हमारे साथ हैं, उस पर बात भी करेंगे। ग्लेशियर्स जो अब तक बर्फ़ नहीं जम रही है, इससे क्या ख़तरात मंडला रहे हैं? पानी की किल्लत, मौसमियाती तब्दीली जिसे क्लाइमेट चेंज कहा जा रहा है, ये सब क्या चीज़ें हैं? पानी की किल्लत से क्या कुछ हो सकता है? और फूड सिक्योरिटी एक नया मामला शुरू हो जाएगा अगर पानी की किल्लत रहती है। क्या वजह है और इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही कि ग्लेशियर्स, जो वो माउंटेन्स जो भरे होते थे ग्लेशियर्स के साथ, उन पर बर्फ़ ना होने के बराबर है। अगर नहीं होगी तो पिघलने के टाइम पर, यानी आने वाले 1-2 महीने की बात और कर रहा हूँ, अगर नहीं होगी तो जब बर्फ़ पिघलने का वक्त आता है तो तब यकीनी तौर पर पहाड़ों से नीचे पानी बहुत कम तादाद में आएगा। फिर पाकिस्तान के लिए इस हालत में बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, और उन बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या इस पर सोचा जा रहा है, क्या इसके हवाले से कुछ देखा जा रहा है, इसके हवाले से कोई मरबूत पॉलिसी है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या ये बात डॉक्टर सरफराज साहब कह रहे हैं और भी किसी के जहन में है ऐसी बात कि इस पर बात की जा सके, या कोई और भी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान जिन मसाइल से दो चार होने वाला है उसमें सबसे बड़ा मसला पानी की किल्लत का होगा? जाहिर है जब पानी की किल्लत होगी, ज़रूरी अजनास जो हैं उसकी कमी हो जाएगी, और फिर फूड सिक्योरिटी से लेकर आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के पानी, और फिर पानी से जुड़ी वो तमाम ज़रूरियात जो ज़िंदगी में सबसे अहम रोल अदा करती हैं, उन सब के लिए हमारे साथ प्रॉब्लम होगा। खुशसाली क्या चीज़ होगी और खुशसाली कैसे होगी, क्यों होगी, कितनी ख़तरनाक है, मौसमियाती तब्दीली के असरात क्या हैं, उससे तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है, ग्लेशियर्स के मामलात, इन सारी चीज़ों पर अभी बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका वक्त निकाला आपने। डॉक्टर साहब, इमेजेस शेयर किया आपने नॉर्थ पाकिस्तान के, कुछ उसमें तजब्जुब शुरू हुआ, लोगों में बेचैनी शुरू हुई, क्या वजह है सर, क्या मामलात हैं? ग्लेशियर्स पर बर्फ ना होने के बराबर है। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए इस साल जो विंटर सीजन हमारा शुरू होता है अमूमन दिसंबर से लेके फरवरी तक, ये 3 महीनों पर या 3.5 महीनों पर, फिर मार्च में भी होता है, मार्च भी अगर शामिल कर लें तो 4 महीने हो जाते हैं। तो इन 4 महीनों में जो बारिशों का सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला होता है, वो मगरबी जो हवाएं होती हैं जिन्हें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं या वेस्टर्ली वेव्स कहते हैं, उनके बायस होती है अमूमन बारिश। और वही जाहिर है इसका मैकेनिज्म तो एक ही होता है
बेसिक जो प्रेसिपिटेशन ऊपर बादलों से जब पानी की प्रेसिपिटेशन की सूरत में नीचे गिरता है तो कुछ एरिया में वो यानी मैदानी इलाकों में बारिश होती है, लेकिन जो ज़्यादा पहाड़ी इलाके होते हैं, ऊंचाई जिनकी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर चूंकि एयर का आलम बहुत ठंडा होता है, तो वही प्रेसिपिटेशन आपके पास फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन की सूरत में बर्फबारी की सूरत में आती है। तो अनफॉर्चुनेटली इस साल बहुत ड्राई जा रहा है। दिसंबर जो है वही 92 से 94% लेस देन एवरेज बारिश हुई है दिसंबर में। ज़ाहिर है जब बारिश की का बायस बनने वाली वेव नहीं पहुंच रही थी, और उसके साथ ही उसका भी होता है, बर्फबारी का भी उसके साथ ही होता है, तो इस लिहाज से बर्फबारी भी नहीं हुई। सिर्फ 2 जगहों पर हल्की सी ज़ियारत में कुछ बर्फबारी हुई पिछले दिसंबर लास्ट वीक में हुई थी। पिछला साल देखें 23 में फरवरी में तीनों महीनों में बहुत अच्छे 4 से 6 एवरेज दाखिल होते हैं हर महीने, और उसमें अच्छी तेज मूसलाधार बारिश कंट्री रही। और जाहिर है कि जब बारिश सर्दियों में होती है तो फिर बड़े इलाके जो होते हैं जो बर्फबारी की जरूरत होती है, तो वो स्नोफॉल पाकिस्तान की जो एवरेज स्नोफॉल है वो यानी जितने भी आपके नॉर्दर्न स्टेशन है, नॉर्दर्न एरिया स्टेशन, केपी के स्टेशन हैं, चित्राल, लोकलियात का इलाका पंजाब का मरी हिल स्टेशन है, इसी तरह से कुछ स्टेशन है, कुछ गिलगित बल्तिस्तान, सबकी एवरेज स्नोफॉल का देखा जाए तो 1.6 यानी तकरीबन 4 फीट जो है एक विंटर में पाकिस्तान में। तो पिछले 3-4 साल से ये हो रहा है कि 3-4 साल से या 5 साल से कह लें हम कि बहुत कम हो रही है एवरेज, लेकिन पिछला साल फिर भी ऐसा था कि उसमें एवरेज के करीब हो गई थी 47.6, तो एवरेज 47.6 एवरेज स्नोफॉल होती है मेरा ख्याल 38-39 इंचेस हो गई थी। लेकिन इस साल अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई नहीं हुई। तो जाहिर है कि यही बर्फ जब आपके पहाड़ी इलाकों पर आकर गिरती है और वो रहती है ज़ख़ीरा के तौर पर, तो वो फिर आगे आने वाले स्प्रिंग में और फिर समर सीजन दोनों में वही पिघल के नीचे आप जो दरिया है कि एक तरह से लाइफ लाइन का काम करती है। तो ये खदशा इससे पैदा हो गया है कि अगर कि अब जनवरी के भी जो बकिया दिन हैं इसमें भी कोई ऐसी एक आध हफ्ता कोई बारिश कोई खास स्पेल नहीं है, और जाहिर है कि बारिश नहीं है साथ में तो बारिश भी नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जनवरी के आखिर में 28 या 29 जनवरी से इम्कान बन रहा है कि शुमाली का एक अच्छी वेस्टर्ली वेव दाखिल हो, अच्छी इंटेंसिटी की, उस नतीजे में अच्छी तेज़ बारिश। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे तो मैं आपसे करता हूँ बात कि कब से कब तक हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन ये बताइएगा, ये तो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान से जुड़ा एक पूरा माउंटेनियस रीजन है, एक पहाड़ दूसरे से जुड़ा है, ये बहुत लंबा तिब्बत तक मामला और उससे भी आगे तक जाता है, ये हिमालय का पूरा कोई हिमालय का सिलसिला है। कहाँ कहाँ पर आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर और ये मुश्किल खड़ी हो सकती है, यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए? देखिए इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का इलाका है, तो एक जो वेव आती है ना, वेस्टर्ली वेव उसे हम कहते हैं, या मगरबी हवाओं का एक सिलसिला जो होता है, तो बुनियादी तौर पे ईरान फिर अफगानिस्तान उधर से होता हुआ हमारे एरियाज में दाखिल होता है ये सिलसिला। और इसका बिल्कुल ऑरिजिन आप देखें तो पीछे अटलांटिक ओशन में बेसिकली ये वेदर सिस्टम्स बनते हैं, और फिर अटलांटिक को क्रॉस करके यूरोप और फिर मेडिटेरेनियन सी और फिर मिडल ईस्ट से होते हुए हमारे पास पहुंचा करते हैं। तो जाहिर है मिडल ईस्ट तक भी इसी तरह से ड्राई चल रहा है ऑलमोस्ट, यानी उधर भी बहुत कम बारिशें हैं इस साल। ऐसा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उस तवातुर से नहीं आ रही, यानी वो अटलांटिक ओशन या जो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप है उस तक ही महदूद रह रही है, उससे आगे उनका कुछ ऐसा ट्रैक नहीं बन रहा। तो अब उनका डाटा तो हमारे सामने नहीं है दूसरे ममालिक का, लेकिन ओवरऑल एक पिक्चर जो हमारे सामने होती है जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जी इतनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरी या इतनी आने का इम्कान है, या इस पूरे पिछले दिसंबर का जैसे मैंने आपसे जिक्र किया है, तो कोई भी काबिल जिक्र वेव नहीं आई सिवाय बलूचिस्तान के कुछ हल्की बुल्की बारिश हुई और हल्की सी बर्फबारी हुई थी ज़ियारत में, एक स्पेल आया था बिल्कुल, जो कि वहीं तक महदूद रहा था, आगे शुमाली इलाका जहाँ तक नहीं बढ़ पाया था। तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान जैसे मुतासर होगा तो दूसरे जो एरियाज हैं जैसे अफगानिस्तान और ईरान, ये ममालिक भी मुतासर हो सकते हैं, और पाकिस्तान से आगे फिर वही वेव ट्रेवल करके फिर जो इंडिया के शुमाली इलाके हैं, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें भी जाहिर है कि कम बारिशें रही। जो इस साल बहुत कम मगरबी हवाओं का सिलसिला जो रहता है, उसके नतीजे में बारिश, और जाहिर है कि पहाड़ी इलाकों में वही बारिश जो है ना फ्रीजिंग प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की सूरत में आती है। तो इस साल बहुत
ना होने के बराबर हुई है अभी तक। यानी अब जनवरी का बिल्कुल आखिरी समझ लें, कल से अशरा शुरू हो जाएगा और इसमें भी अगला पूरा एक आध हफ्ता कोई इम्कान नहीं है। तो दिसंबर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 92 से 94% लेस देन एवरेज बारिशें हुई हैं, और ज़ाहिर है बारिशें कम हुई हैं तो स्नोफॉल भी बिल्कुल नहीं हुई। एवरेज स्नोफॉल हमारी कोई 4 फीट बनती है तकरीबन, यानी 3-4 महीनों की। अगर आप सारे जो स्नो रिसीविंग स्टेशन होते हैं पहाड़ी इलाकों में, वो उनकी अगर एक एवरेज आप बनाएं तो वो तकरीबन 47.6 इंचेस बनती है। आप उसको 4 फीट कह सकते हैं। तो अभी तक तो सिर्फ ना होने के बराबर, मतलब सिर्फ ज़ियारत में हल्की सी स्नोफॉल हुई, 6 इंच मेरा ख्याल है हुई, और इसी तरह से बाबूसर पे हल्की सी 2 इंच हुई थी। तो बिल्कुल आपने जैसे जिक्र किया शुरू में कि सेटेलाइट इमेज आप देखें तो वो इलाके जो बर्फ़ से ढके होते थे बिल्कुल खाली हैं। वो पहाड़ी सिलसिला जो है बिल्कुल बगैर बर्फ़ के है इस वक्त। तो जाहिर है कि ये इसके असरात उसमें पानी की कमी की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। आगे आने वाला जो स्प्रिंग सीज़न है, यानी मार्च से ऑनवर्ड या अप्रैल से ऑनवर्ड आप कहें, तो फिर वो जो बर्फ़ मौजूद होती है वही पिघल के दरियाओं में पानी के अच्छा बहाव डॉक्टर साहब, चले मैं के ज़रा खुश ज़रिए। साली पर तो आपसे बात करता हूँ, फिर मौसमियाती तब्दीली उसके असरात पर भी करता हूँ, आलमी बरादरी की जिम्मेदारियों पर भी करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपसे जाननी है सर, क्लाउड सीडिंग, ये जो मॉडिफिकेशन टेक्निक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक कहलाती है, जिसमें आर्टिफिशियल रेन का सिलसिला है, यूएई भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और आर्टिफिशियल रेन के काम हो रहे हैं कुछ। हमने भारत की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से भी ये चीज़ें देखी। ये जो आर्टिफिशियल रेन है, क्या ये मौसम से छेड़छाड़ है? देखिए, वैसे तो कुदरती उसमें कह सकते हैं आपके किसी हद तक छेड़छाड़ है कुदरती अवामिल से। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए भी ना बहुत ज़रूरी है कि बादल होने चाहिए। यानी पिछले दिनों लाहौर में जो तजर्बा किया गया तो आपने देखा कि बहुत हल्के बादल थे, तो उसका कोई खातर खा नतीजा नहीं निकला। जस्ट एक तरह से ना बूंदाबांदी हुई, कहीं पर 1 मिलीमीटर बारिश हुई, तो जो चीज़ हम चाहते थे वैसी नहीं हो पाई। उसकी वजह यही है कि जो अच्छे खासे बादल हों, मौजूद हों, और उस पे आप फिर कुछ केमिकल्स का छिड़काव करके उनको रेन एनहेंस कर सकते हैं आप। मिडल ईस्ट में ये तरीका अपनाया जाता है ज़्यादा, यूएई वगैरह में और दूसरे इलाकों में किया जाता है, दुबई में भी, और उससे मुल्का जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो कर रही हैं। तो बिल्कुल जब खुश्क साली इस तरह से हो तो फिर ये तजर्बा किया जा सकता है। कुछ कुछ ममालिक करते हैं, लेकिन ये कोई इतना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा अभी तक। अच्छा, दुनिया भर में सर इसका यूज़ हो रहा है, लेकिन क्लाउड सीडिंग इटसेल्फ ये क्या प्रोसीजर है? अगर इससे जो रेन होती है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होती है, उसका पानी बिल्कुल ठीक होता है, क्या मामला होता है इसका? जो चूंकि केमिकल का छिड़काव होता है तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए जी, इसमें बुनियादी तौर पे ये होता है ना कि जो बादल होते हैं वो असल में मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स पर मुश्तमिल होते हैं। यानी पानी के छोटे छोटे, ये पानी बुखारात, गर्मी की वजह से बुखारात बनकर ऊपर उठकर जाता है। तो फिर फिजा में जो डस्ट मौजूद होती है, जो उसको हम कहते हैं एरोसोल्स या डस्ट या दूसरे पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स कह लें, वो ये सब मिलकर एक तरह से ना ये न्यूक्लियस का काम देते हैं। इसके इर्द गिर्द पानी के कतरात जो हैं वो जमा होते रहते हैं और उनको कंडेंसेशन न्यूक्लियाई का काम देते हैं। तो वो बादल जो एक तरह से मेच्योर स्टेज में ना हो, प्री मेच्योर स्टेज में हो, तो उस पर आप गर्मियों के दिनों में जो सिंपल ये जो सोडियम क्लोराइड है, खाने का नमक, इसका छिड़काव करते हैं आप, इसका महलूल बना के पानी में उसका छिड़काव करते हैं। ये डस्ट जो है इस खुद, यानी आज खुद एक बड़ा अच्छा कंडेंसेशन न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियाई होता है। अगर डस्ट आप भर के ले जाएं और इसका छिड़काव कर दें तो ये भी काम उस तरह से। तो वो रेन जो बीरिंग क्लाउड्स होते हैं या बादल वो जो होते हैं, जिनके बादलों के कतरे जिस न्यूक्लियस के गिर्द या न्यूक्लियाइज के गिर्द इकट्ठा होते हैं, वो एक तरह से आप वो न्यूक्लियाई की तादाद कम होती है और आप किसी आर्टिफिशियल तरीके से यानी केमिकल का छिड़काव करके वो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई की तादाद आप बढ़ा देते हैं, और इस तरह से उनको एक तरह से प्री मेच्योर से मेच्योर स्टेज में आ जाते हैं, और यूँ पानी बारिश की सूरत में नीचे गिरता है। अब वो कितना मुज़िर होता है, मेरे ख्याल में मुज़िर सच कोई नहीं होता इतना, लेकिन ये है कि जो जैसे लेबॉर्ट्रीज़ में उसको टेस्ट किया जा सकता है, उसको आइसोटोपिक एनालिसिस की जा सकती है, आइसोटोप्स को अलग-अलग करके देखा जा सकता है कि लेकिन ये कि किसी जगह से उसके मुज़िर होने की एज़ सच कोई इत्तला नहीं आई। अच्छा लेकिन सर, ये ये ज़रूर क्या है कि इसका कुछ इस्तेमाल जो कंट्रीज़ ज़राअत हैं के जैसे लिए, जी डॉक्टर साहब, इसका इस्तेमाल ज़रूरी अजनास या ज़राअत फील्ड्स जो हैं, खेत, उनके लिए भी किया जा सकता है?
किया जा सकता है बिल्कुल। लेकिन बात वही है कि आप मतलब इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करके उससे कोई बहुत अच्छी एक तरह से ना अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर आप प्रोड्यूस करके ना फिर तो किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए वही कुदरती चीज़ का भी इंतज़ार करना पड़ता है कि बादल कुछ ना कुछ मौजूद हो ऊपर। और उन बादलों के मतलब ये कि बरसने का इम्कान कम होता है, कह लें आपके 50% होता है, तो आप उसको इस केमिकल उस पे छिड़काव करने के बाद आप उसके चांसेस 80 से 90% कर देते हैं, यूँ उसके असरात होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें, एक तो बारिश के हवाले से आपसे पूछना है कि कब से हम ये एक्सपेक्ट करें, चूँकि अब तो हम हैरान हैं कि इस्लामाबाद जैसा साफ़-सुथरा शहर जो दुनिया के बेहतरीन साफ़-सुथरे शहरों में था, वो भी आलूदगी की ज़द में आ रहा है। तो बारिश ना होने से बीमारियाँ भी फैल रही हैं, अमराज़, वबाई अमराज़ भी फूट रहे हैं। एक तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कब से हो सकती है बारिश, और क्या एक्सपेक्टेशंस है बारिश के हवाले से कि कितना लंबा स्पेल होगा अगर होता है तो? चूँकि बड़े लंबे टाइम से नहीं हुई। जी, जी, बिल्कुल पूरा दिसंबर जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना ड्राई गया और जनवरी के भी 20 दिन गुज़र गए तो अभी तक तो कोई नहीं और अगला 1 हफ़्ता और भी कोई इम्कान नहीं है। तो 27 या 28 जनवरी से फिर इम्कान बन रहा है वही जो अब हम जब आगे की फ़ोरकास्ट देखते हैं 2 हफ़्ते बाद की, तो मॉडल्स जो का हमारे न्यूमेरिकल प्रेडिक्शन वेदर प्रेडिक्शन मॉडल होते हैं वो एक तरह से सजेस्ट कर रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं कि 27-28 से ऑनवर्ड फिर बारिश का एक सिलसिला होगा जो उम्मीद है कि 4-5 दिन पर मुहित होगा और उसके नतीजे में अच्छी बारिश प्रोवाइडेड के कंडीशन जैसे कि आज हैं उसके लिए जो इनिशियल कंडीशन रहती हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वो अगर फेवरेबल रहती हैं तो फिर होपफुली कि अच्छा स्पेल जनवरी के आखिरी दिनों में 28 से ऑनवर्ड जो 3-4 दिन होंगे और फरवरी के शुरू के दिनों में यानी 28 जनवरी से लेके आप कह सकते हैं कोई 3 या 4 फरवरी तक ये अच्छा स्पेल होगा। और वो वही बलूचिस्तान शुमाली बलूचिस्तान से होता हुआ फिर केपी और शुमाली यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जो इलाका है लाहौर गुजरांवाला वगैरह से ऊपर और खिताई पटवार इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर इन तमाम एरियाज में और उम्मीद है कि उसके साथ अच्छी स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी। अच्छा, स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी। सर ये जो स्नोफॉल का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मरी और इस हाइट के एरियाज पर होगी या फिर उन पहाड़ों की बात कर रहे हैं जहां पर ग्लेशियर्स जमा करते हैं, उनकी क्या सूरत हाल होगी? देखिए अभी जैसे मैंने बताया ना आपको कि असल में ये इस दौरान भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं लेकिन आज की फोरकास्ट यानी एज ऑफ टुडेज कंडीशंस हम कह सकते हैं कि मरी की हुदूद तक भी मतलब मरी पे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी बारिश भी होगी अच्छी स्नोफॉल भी हो जाएगी। और जो ज़्यादा पहाड़ हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ और इस तरह से स्कर्दू हो गया हो गई हुंजा वैली और बुंजी वगैरह की तरफ चतराल और स्वात काला इन एरियाज में भी अच्छी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। अच्छा सर, अब ज़रा आपसे बात करूंगा, अब दुनिया भर में इस पर बड़ी तहकीक भी हो रही है और अब मेरा ख्याल है बहुत परेशानी खड़ी हो रही है कि जो रिवायती ग्लेशियर्स थे उनकी बर्फ़ या उन पर बर्फ़ जमने का सिलसिला वो नहीं रहा जो आज से साल 2 साल या 3 साल पहले था। दुनिया भर में ऐसा कुछ चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज। क्या बड़ी रीज़न हो सकती है, किस पर तहकीक हो रही है, क्या बातें हो रही हैं इस हवाले से तमाम जो मौसमियाती साइंटिस्ट हैं उनके दरमियान? देखिए बुनियादी वजह तो वही क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज की बुनियादी वजह वो आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन की इस वक्त जो उसका जो होता है ना रेशियो होती है वो मेरे ख्याल में 417 418 पीपीएम हो गया पार्ट्स पर मिलियन। तो ये मुसलसल जो आलमी हिद्दत बढ़ती हुई आलमी हिद्दत है यानी अभी आपने देखा 2023 जो था वो पूरी इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल गुजरा है। हम्म। इससे पहले 2016 था गर्म तरीन साल और अब 2023 ने उसको बीट कर दिया है। तो वो जो एक पेरिस एग्रीमेंट की आपने अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीज़ें, एक तो आपसे ये जो माहौल के लिए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली तमाम एनर्जी है जिसके लिए हम बिजली गैस इन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिसे ग्रीन एनर्जी भी कह लें, तो ये कितनी ज़रूरी है, इस पर कितना काम हो रहा है? फिर जो इंडस्ट्रियल फुजला या स्मोक है उसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं, क्या वो पाकिस्तान उस पर पूरा उतर रहा है? देखिए जी अल्टरनेट एनर्जी ही इसका सलूशन है। असल में जो आपने देखा होगा जो हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है सीओपी दुनिया भर के तमाम 190-92 मुल्क मिलकर बैठते हैं और इस पे गौर करते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके नतीजे में जो उसके असरात हो रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की सूरत में जाहिर हो रहे हैं और उससे बहुत डैमेजेस हो रहे हैं।
अर्ली वार्निंग की बेहतरी की वजह से कम, यानी इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ करता था उसमें तो कमी आई है, लेकिन सोशो इकोनॉमिक लॉसेज आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो वेदर इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से। तो उसका हल यही है कि अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं आप, यानी उसका मेन कल्प्रिट जो है ना ये फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हैं, उसमें आप कोयले से बिजली पैदा करना, ईंधन से, गैस से, और गाड़ियों में पेट्रोल जितना भी आप इसमें जलाते हैं, इंडस्ट्रीज में जलाते हैं, तो असल में गर्मी बायस यही चीज़ है। हाँ, क्योंकि इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज बहुत ज्यादा होता है और जाहिर है कि वो फिजा में जाकर गैस ब्लॉक रहती है, और यूं जो है ना सन रेडिएशन भी ब्लॉक होती हैं, और जमीन से वापस निकलने वाली रेडिएशन भी वहां पर ब्लॉक होकर आलमी दर्जा बढ़ता जा रहा है। तो अल्टरनेट एनर्जी की सूरत में आपके पास सोलर एनर्जी, मतलब पाकिस्तान को तो अल्लाह ताला ने इतना वाफिर मिकदार में सनी डेज या सन की लाइट, सनलाइट अता की हुई है कि उससे बहुत ज्यादा पैमाने पर बिजली पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से विंड एनर्जी का एनर्जी जो है वो क्लीन एनर्जी होती है। आपके पास समंदर है, उससे टाइडल एनर्जी उससे की जा सकती है, और आपकी जितनी ट्रैफिक है उसको आप इलेक्ट्रिक उसमें कन्वर्ट करें। और ईंधन अगर बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना तो बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन इस्तेमाल करें। इस वक्त तो पाकिस्तान में बिल्कुल लो कैटेगरी का हमारी गाड़ियों में ईंधन इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर है उसके नतीजे में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है। तो ये चीज़ें करने की होती हैं मुल्की लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। सारे ममालिक मिलकर एक्ट तो करते हैं हर साल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल कम ही होता है। तो इसी इसी तरह से आप इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज जो है वो कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैसिव प्लांटेशन हो, यानी दरख्त जो है ना वो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर के लंग्स होते हैं, तो उसमें उसमें बहुत तवातर से काम करने की ज़रूरत है। यानी इतने इस तरह के दरख्त लगाए जाएं इसके जो जल्दी जिनकी बढ़ोतरी हो और उसके नतीजे में फिजा आपकी क्लीन हो, नीट हो। तो ये ठीक। सब चीज़ें हैं हाँ जी। सर, वो एक मियाँ वाकई जंगल के हवाले से कुछ काम भी। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि क्या आने वाले दिनों में ये ख़तरा मंडला रहा है खुश साली का, फूड सिक्योरिटी का, मौसमियाती तब्दीली के असरात की वजह से बीमारियों का, ये ख़तरा अभी मज़ीद हम देखेंगे? देखिए मतलब कोई हतमी तौर पे तो आप बिल्कुल 2 जमा 2 4 की तरह तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक साइंस जो है ये बड़ी अनसर्टेन सी साइंस होती है। तो लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है उसके उस ट्रेंड को देखते हुए आप यही कर सकते हैं प्रिडिक्ट कि अब जैसे पाकिस्तान में ये साल विंटर सीजन बहुत अच्छा, पिछला मानसून भी आप याद करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा बारिशें नहीं हुई थी, जस्ट एवरेज के करीब करीब बारिश हुई थी 2023 का जो मानसून था। और मानसून में भी एवरेज बारिश हुई, और फिर आपका जो विंटर सीजन है ये भी ड्राई जा रहा है। ये भी मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द सीजन, फरवरी के आखिर में आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मे बी के 70 to 80% लेस देन एवरेज हो इस सीजन में। तो जाहिर है कि ये चीजें एड अप होकर एक तरह से ना जिन ममालिक की पाकिस्तान की तरह की मतलब खेती बाड़ी उस पर डिपेंडेंट हो, आपकी वाटर उस पर, दरियाओं के पानी पर, और इस तरह से रेन फेड एग्रीकल्चर हो, तो उसके असरात तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि पहले एक ड्राउट आया था 98 से लेकर 2002 तक, 3 से 4 साल बड़ा सीवियर ड्राउट रहा था, तो उसमें अच्छे खासी लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ था। लोगों की एक इवन माइग्रेशन लोगों को करनी पड़ी थी बलूचिस्तान के चंद इलाकों से दूसरी जगहों पर, और उस तरह की सिचुएशन कभी भी इमर्ज हो सकती है चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं बिल्कुल लास्ट पे आपसे एक चीज़ पूछूं, ऐसा क्यों होता है? हमने देखा कि दुनिया के बड़ी ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चिरापूंजी एक जगह है भारत में, उसकी कॉम्पोजिशन तब्दील नहीं हो रही। दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बारिशें रुकी भी, चेंज भी हो रही हैं, लेकिन चिरापूंजी में अब भी बहुत वेटेस्ट टाउन कहते हैं उसको दुनिया का। देखिए वो वैसे तो उसकी करेक्शन भी आ गई है, चिरापूंजी की जगह आपको दूसरी जगह है जी, जिसमें ज्यादा बारिश है, लेकिन देखिए जो कुछ रेन ऋषिकेश, मसियारम जी ऋषिकेश। जी जी, वो इस वजह से कि जो असल में जो उस पे होता है ना, जैसे यहाँ बारिश होती है, आपको पता है कि मानसून की ज्यादा बारिश होती है, और मानसून के जो कोर बेल्ट है मानसून की, उसी में वो स्टेशन जो लाई करते हैं, तो उनमें एक तरह से बिल्कुल ही कोई बहुत ड्राई सीजन चला जाए, जैसे कि अल्नीनो ईयर जो होता है ना, जिसमें पैसिफिक ओशन में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा होते हैं, तो हमारे यहाँ बारिशें कम होती हैं। तो उस तरह के सीजन को छोड़कर अदरवाइज वहाँ मानसून करंट्स पहुंचती रहती हैं, तो इसलिए उनकी उस वो जगह जो है ना, कुछ चंद एक स्टेशन जैसे बहुत ज्यादा मुतासर नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, गाड़ियों का बढ़ जाना ये भी एक मामला है फिजाई आलूदगी के हवाले से?
जी, बिल्कुल है जी, इसलिए कि ज़ाहिर है कि जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ आप निकालते हैं रोड पर, तो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आप उसमें पेट्रोल और कोई दूसरा डीज़ल-वीज़ल जो जलाते हैं, और बहुत पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि थकी क्वालिटी का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हम्म। अच्छी क्वालिटी का यूरो 5 या यूरो 6 जो क्वालिटी होती है इसकी ईंधन की, वो इस्तेमाल करें तो इसमें जो आपकी ज़हरीली गैसेज़ की इमिशन कम होती है उसमें। लेकिन आप ज़ाहिर है कि सेकंड रेटेड और सेकंड डिग्री क्वालिटी का जब ईंधन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज़्यादा उसका होता है तनासब। तो इसकी भी वजह है बिल्कुल। अब दुनिया में ये हो रहा है कि अल्टरनेट एनर्जी भी है, और फिर हफ्ते में या महीने में एक आध दिन वो कार फ्री डे मनाते हैं कि जी आज के दिन वीकेंड पे छुट्टी का दिन है तो कोई कार बाहर नहीं निकलेगी। और पेरिस में अभी उन्होंने किया है कि एक 15 मिनट्स मार्केट उसको नाम दिया है कि आपकी आपकी तमाम ज़रूरियात की तमाम चीज़ें जो है ना 15 मिनट की मुसाफिर में आप जाएं और वापस लेके आ जाएं, ताकि आप कम से कम ड्राइव करें और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन या खराज का बायस बने। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट थैंक हमारे यू साथ जनाब। मौजूद थे और बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई मौसमियाती तब्दीली, उसके असरात और ग्लेशियर्स पर बर्फ़ का ना होना, कब से बारिशें शुरू होने वाली हैं ये भी उन्होंने बता दिया एक्सपेक्टेडली। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बारिशें और बर्फ़ का जमना ये बात हतमी नहीं होती है, क्योंकि ये वाहिद ऐसी साइंस है जिसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका भी। अगले हफ्ते फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।